मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोग को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रूटीनबद्ध मैं प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दे रहा हूं। आज पोल साइंस का रूटीन है, इसलिए पार्ट 3 से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई क्लास में नहीं हो पाई थी क्योंकि नए अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हो पाया है, सो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चल पड़े। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 राजनीतिक शास्त्र पाठ 3 चल रहा है और ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर है जो मैं आप सबको समझाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि जन संघर्ष का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला क्वेश्चन है कि जन संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जन संघर्ष का पहला मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता में हिस्सेदारी। यानी कि फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि जन संघर्ष का मुख्य उद्देश्य होता है तो सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। दूसरा क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। अगर यह प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि भारत गणतंत्र कब हुआ तो आप सीधे छाप दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को। फिर से क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। चौथा क्वेश्चन, तारी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। तारी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। फिर से क्वेश्चन, तारी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में। तारी विद्रोह किस राज्य में शुरू किया गया था। अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा किस राज्य में तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में तो आंध्र प्रदेश में। फिर से क्वेश्चन, तारी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था तो आंध्र प्रदेश में। किस में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। फिर से यह क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था बुआ जी? पानी की कीमत में वृद्धि। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा पानी की कीमत में वृद्धि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ तो 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। अगर हम लोग के सामने यह प्रश्न आ जाए कि श्रीलंका कब आजाद हुआ तो हम लोग बड़ी आसानी से बुआ छाप सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 1948 ईस्वी में श्रीलंका आजाद हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, जल युद्ध किस देश में हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था। जल युद्ध किस देश में हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था। जल युद्ध किस देश में हुआ था। जल युद्ध किस देश में हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था। किस देश में हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था। किस देश में हुआ था। तो बोलीविया में। फिर से एक बार क्वेश्चन, जल युद्ध किस देश में हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था। किस देश में हुआ था मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो बोलीविया में हुआ था। बोलीविया में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्निर्वास नीति कब लागू की गई थी। तो 2003 में। फिर से क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी। तो 2003 में। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी। तो 2003 में। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी। तो 2003 में। 10वां क्वेश्चन है, जनता दल का गठन कब हुआ था। तो 1999 ईस्वी में। जनता दल का गठन कब हुआ था। तो 1999 ईस्वी में। जनता दल का गठन कब हुआ था। तो 1999 ईस्वी में। जनता दल का गठन कब हुआ था। तो 1999 ईस्वी में।
फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि जनता दल का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सॉरी 1964 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। 1964 में। फिर से क्वेश्चन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। भारत में किस तरह का शासन है? तो लोकतांत्रिक शासन है। अगर यह प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि भारत में किस प्रकार का शासन है, तो हम लोग लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग का समय लेना चाहूँगा और इस टॉपिक को समझाना चाहूँगा। एक शब्द हम लोग के सामने आया है लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतंत्र जनतंत्र क्या है। तो आइए मैं आपको इस शब्द को परिभाषित कर बताता हूँ। जन मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन, यानी कि वैसा शासन जो जनता के द्वारा संचालित हो उसे जनतंत्र लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जनता सर्वशक्तिशाली होती है और जनता अपने मत से प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसी को हम लोग लोकतंत्र शासन पद्धति कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, भारत में किस तरह का शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज क्लास में इंट्रोडक्शन चैप्टर में ज़्यादा समय चला गया, इसलिए आज कम 3 पार्ट में पढ़ाई हो पाई है। तो जो 3 पार्ट की पढ़ाई हुई है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर दिया हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन सभी चैप्टर को, इन सभी प्रश्न उत्तर को आप कलेक्ट करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिखेंगे। पार्ट 3 शुरू हुआ है और पार्ट 3 में आज जितना तक मैंने पढ़ाया था उतना तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया है और आप लोग को भी दिया है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कलेक्ट करेंगे और नोट कॉपी में लिखेंगे और अपने जीके की तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट भी होता चला जाएगा और कंपटीशन में भी आपको बहुत आसानी मिलेगी। आप कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहता हूं कि पढ़ाई मन लगाकर कीजिएगा और कहीं कभी किसी चीज़ में कमी या त्रुटि आपको नज़र आए तो आप ज़रूर मुझको कॉल करके मतलब कमेंट बॉक्स में कहकर आप मुझे बताएंगे ताकि मैं और अच्छा से उस चीज़ को कर सकूं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग एक विद्यार्थी है और इस भारत देश का कर्णधार है। आप लोग की कंधे मजबूत होनी चाहिए और आपका कंधा शिक्षा से मजबूत होनी चाहिए ताकि आप ज्ञान रूपी जगत गुरु भारत की शान और शौकत को बढ़ा सके। यही मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को माता सरस्वती वह शक्ति प्रदान करे कि आप लोग अपने कंधों पर भारत जैसे विशाल देश को पुनः जगत गुरु के पद पर स्थापित करे और इस भारत माँ का नाम चौह दिशाओं में फैलाए। यह मेरा आशीर्वाद आप सभी छात्र छात्राओं के लिए है और अंतिम विनती है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। और सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही विनती है कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और कल इसी समय मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर पार्ट 3 से आप लोग के सामने आऊँगा। धन्यवाद।